7. ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। शुरू करते हैं। इन चैप्टर 1 यू हैव लर्नड दैट early human beings depended entirely on nature for food, clothing and shelter. But with time they learned new skills to grow food, build homes and develop better means of transport and communication. In this way they modified the environment where they lived. फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ह्यूमन बींग्स जो है वो इंटायरली नेचर पर डिपेंडेंट है फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर के लिए, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे वो न्यू स्किल्स सीखते गए, फूड को ग्रो करने का, होम्स को बिल्ड करने का और बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बेटर मीन्स, अच्छे तरीके उन्होंने डेवलप करने शुरू कर दिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के। इस तरीके से उन्होंने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई किया जहाँ वे रहते थे। ठीक है। सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। अर्ली ह्यूमन बींग्स lived on trees and in caves. When they started to grow crops, it became necessary to have a permanent home. The settlements grew near the river valleys as water was available and land was fertile. With the development of trade, commerce, and manufacturing, human settlements became larger. Settlement flourished and civilizations developed near river valleys. Do you recall the names of civilization that grew along the banks of rivers Indus, Tigris, Nile, and Huanghe? सेटलमेंट्स बोल रहे क्या है? सेटलमेंट्स वो प्लेस हैं जहाँ पे लोगों ने अपने घर बनाए। जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो ट्रीज पर रहते थे, केव्स में रहते थे। जब लोगों ने क्रॉप को ग्रो करना शुरू किया ना, तब ज़रूरी हो गया कि वो एक परमानेंट होम में रहें। तो सेटलमेंट्स कहाँ ग्रो होते हैं? रिवर वैलीज़ के आसपास में, जहाँ वाटर अवेलेबल था, लैंड फर्टाइल थी, वहाँ पे सेटलमेंट्स जो हैं वो ग्रो होंगे। ठीक, जैसे जैसे ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग का डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे ह्यूमन सेटलमेंट्स भी बड़े होते गए। सेटलमेंट फ्लरिश हुए, सिविलाइजेशन डेवलप हुई रिवर वैलीज़ के आसपास। पिछली क्लासेस में या हिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ा है, इंडस रिवर, टिग्रिस, नाइल और ह्वांगे रिवर के आसपास में ये सिविलाइजेशंस जो हैं वो डेवलप हुए। ढूंढिएगा कौन से सिविलाइजेशंस हैं जो इन सारी नदियों के किनारे डेवलप होते हैं। ठीक है। फिर settlements can be permanent or temporary. Settlements which are occupied for a short time are called temporary settlements. The people living in deep forest, hot and cold deserts and mountains often dwell in such temporary settlements. They practice hunting, gathering, shifting, cultivation and transhumance. However, more and more settlements today are permanent settlements. In these settlements people build homes to live in. अब कह रहे सेटलमेंट्स को हम परमानेंट सेटलमेंट बोल सकते हैं और टेम्पररी सेटलमेंट्स भी होते हैं। ठीक है। जो सेटलमेंट्स जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बने हैं वो क्या है? वो टेम्पररी सेटलमेंट्स। जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, हॉट या कोल्ड डेजर्ट में रह रहे हैं, माउंटेन में रह रहे हैं, वो इस टाइप के टेम्पररी सेटलमेंट्स बनाते हैं। वो सारे प्रैक्टिस करते हैं हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, ट्रांस ह्यूमन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या है? एक पैच ऑफ लैंड है, उसमें थोड़े से हिस्से में उन्होंने क्रॉप ग्रो किया, 2-3 साल तक की ग्रो किया। जब यहाँ की जो सॉइल है वो लेस फर्टाइल हुई तो यहाँ जो भी थी क्रॉप ग्रो करने के बाद जो भी ज़मीन थी उसमें आग लगा दी। ठीक, अब यहाँ पे नहीं ग्रो करेंगे, जो दूसरा हिस्सा है उसमें ग्रो करेंगे, इसको उस साल के लिए छोड़ देंगे। इस तरीके से शिफ्ट करके वो कल्टीवेशन करते थे, इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। ट्रांस ह्यूमन्स क्या है? ट्रांस ह्यूमन्स का मतलब है जो लोग अपने जो लाइफ स्टॉक है उसको उसकी फीडिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं पर्टिकुलर पीरियड में, तो उसे हम ट्रांस ह्यूमन्स कहते हैं। ठीक है। तो ये सारे जो लोग टेम्प्रेरी सेटलमेंट्स में रहते हैं वो सारे ये सारे काम करते हैं। ठीक, और आजकल हम देखें ज़्यादातर सेटलमेंट्स हमारे परमानेंट सेटलमेंट हैं, मतलब लोग अपने घर बनाते हैं रहने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे स्टोरी है। It was Mary's birthday party. She and her friends were waiting for Gurpreet to arrive so that Mary could cut the cake. At last, Gurpreet arrived, tired, coughing, and wheezing. She explained that the traffic jam was terrible. Mary's mother, Mrs. Thomas, patted Gurpreet's back and sighed, "Oof, the pollution in our city." Prasad had recently come from his village. He asked, "Why do we have such traffic
jams and such pollution in cities. The number of vehicles is increasing day by day due to the growing population in the cities. Mary's father, Mr. Thomas, replied. Mary asked, then why are people coming to the cities? Her mother replied, they come looking for jobs, better education, and medical facilities. Mary further inquired, if so many people keep coming to cities, where will all the people live? Mr. Thomas said, that is why you see so many slums and quarter settlements where people stay in congested and unhygienic conditions. Shortage of power and water supply are common problems in the cities, Prashad said, our village may not have big cinema halls, well equipped schools, and good hospitals, but we have lot of open spaces and fresh air to breathe in. When my grandfather was sick, we had to rush him to the city hospital. यहाँ पे एक स्टोरी बोली गई है जहाँ कह रहे हैं कि मैरी की बर्थडे पार्टी थी। वो और उसके फ्रेंड्स गुरप्रीत का वेट कर रहे थे कि वो आए और मैरी केक कट करे। जब गुरप्रीत आती है लास्ट में तो वो बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, खांस रही थी। ठीक है, वो एक्सप्लेन करती है कि जो ट्रैफिक जाम था ना वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था। तो मैरी की मदर थी मिसेस थॉमस, वो गुरप्रीत के बैक पे थपथपाती हैं और कहती हैं कि उफ, पॉल्यूशन, कितना पॉल्यूशन है हमारी सिटी में, हमारे सिटी का पॉल्यूशन। ठीक, तो प्रसाद जो कि रिसेंटली विलेज से आया था वो पूछता है कि क्यों इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है यहाँ पर, और क्यों इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम है और क्यों इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता है सिटी में। ठीक, तो उसके जो फादर हैं, मैरी के फादर, वो रिप्लाई करते हैं कि जो व्हीकल्स के नंबर है ना वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सिटीज़ में पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब जो मैरी है वो पूछती है कि फिर क्यों लोग सिटी में ही आना पसंद कर रहे हैं या क्यों लोग सिटी में ही आ रहे हैं। तो उसकी माँ रिप्लाई करती है, जो मैरी की मदर है वो रिप्लाई करती हैं कि वो जॉब्स के लिए, बेटर एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए सिटी आते हैं। फिर से मैरी पूछती है कि अगर इतने सारे लोग सिटी में आते रहेंगे तो मतलब आते हैं तो लोग रहते कहाँ हैं। तो जो मिस्टर थॉमस है, मैरी के फादर, वो रिप्लाई करते हैं कि वो कहते हैं कि इसीलिए तो हमें स्लम्स दिखते हैं, क्वार्टर सेटलमेंट्स दिखते हैं, जहाँ पे लोग कंजस्टेड, बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड जगह में रहते हैं, अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहते हैं, वहाँ पे लोग, शॉर्टेज रहता है पावर का, वाटर सप्लाई का, ये कॉमन प्रॉब्लम है सिटी में, है ना। पावर का शॉर्टेज, वाटर सप्लाई का शॉर्टेज, ये कॉमन प्रॉब्लम रहती है सिटी में। तो प्रसाद क्या कहता है, प्रसाद कहता है हमारे सिटी में ना बिग सिनेमा हॉल्स नहीं है, वेल इक्विप्ड स्कूल्स नहीं है, गुड हॉस्पिटल्स नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे से बहुत बड़े बड़े ओपन स्पेस है और फ्रेश एयर है ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए एक फ्रेश एयर मिलती है। जब मेरे ग्रैंडफादर बीमार होते हैं तब हम उन्हें सिटी के हॉस्पिटल ले जाते हैं। ठीक, तो यहाँ विलेज लाइफ और सिटी लाइफ के बारे में बताया है। ठीक है, फ्रॉम द अबव कॉन्वर्सेशन वी कैन आइडेंटिफाई टू डिफरेंट पिक्चर ऑफ सेटलमेंट, द रूरल एंड द अर्बन सेटलमेंट. The village are rural settlement where people are engaged in activities like agriculture, fishing, forestry, crafts work and trading etc. Rural settlements can be compact or scattered. A compact settlement is a closely built area of dwellings wherever flat land is available. In a scattered settlement, dwellings are spaced over an extensive area. This type of settlement is mostly found in hilly tracts, thick forest and regions of extreme climate. अब पहले हमने यहाँ पे सेटलमेंट्स देखे कौन कौन से हैं, टेम्पररी और परमानेंट। टेम्पररी वो सेटलमेंट जो कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, थोड़े से पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाए गए। परमानेंट सेटलमेंट वो जहाँ पे लोगों ने अपने घर बना लिए और थ्रू आउट लाइफ वो वहीं पे रह रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट। इस पिक्चर से हमें दो टाइप के सेटलमेंट मिल रहे हैं, रूरल और अर्बन। विलेज जो है वो रूरल सेटलमेंट है और सिटीज़ जो होते हैं उन्हें हम अर्बन सेटलमेंट कहते हैं। पहले हम रूरल सेटलमेंट की बात करें तो विलेज जो है वो रूरल सेटलमेंट है, जहाँ पे लोग एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट्स वर्क, ट्रेडिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, ये सारे काम कर रहे होते हैं। और रूरल सेटलमेंट भी अब दो टाइप के हैं, या तो कम्पैक्ट होगा या स्कैटर्ड होगा। कम्पैक्ट सेटलमेंट मतलब छोटे से एरिया में बहुत सारे घर हैं। ठीक, जहाँ पे फ्लैट लैंड होगा वहाँ पे अवेलेबल होते हैं ये कम्पैक्ट सेटलमेंट। वहाँ पे जैसे ये देखो,
इस टाइप के सेटलमेंट जहाँ पे फ्लैट लैंड होगा वहाँ पे अवेलेबल होगा, मतलब बिल्कुल बगल बगल में घर होंगे, बहुत सारे घर होंगे वहाँ पे। ठीक, स्कैटर्ड सेटलमेंट, वहाँ स्कैटर्ड सेटलमेंट जो होते हैं वो बहुत ही बड़े एरिया में थोड़ी थोड़ी दूर पे घर होंगे। ठीक, तो वो है स्कैटर्ड। ये हमें कहाँ मिलते हैं? ये हैं हिली ट्रैक्ट्स में, डीप फॉरेस्ट में, या फिर जो जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट है वहाँ पे हमको ऐसे सेटलमेंट्स मिलते हैं। जैसे ये देखो, हिली रीजन है तो एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है, एक यहाँ है, तो इतनी दूरी दूरी पर घर है थोड़े, है ना, तो इसको हम स्कैटर्ड सेटलमेंट कहते हैं। ये है रूरल सेटलमेंट ही। ठीक, फिर रूरल एरियाज में, इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेज टू सूट देयर इन्वायरमेंट। इन रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल दे हैव स्लैंटिंग roofs, places where water accumulates in the rainy season. The houses are constructed on a raised platform or stilts. Thick mud walled houses with thatched roofs are very common in areas of hot climate. Local materials like stone, mud, clay, straw, etc. are used to construct houses. अब रूरल सेटलमेंट्स में जो लोग घर बनाते हैं ना, वो ऐसा बनाते हैं जो उनके इन्वायरमेंट को सूट करे। ठीक, वो रीजन जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पे जो उनकी रूफ होगी थोड़ा स्लैंटिंग होगी। स्लैंटिंग का मतलब ऐसे टाइप की रूफ होगी कि पानी यहाँ पे इकट्ठा ना हो, जैसे पानी बरसे और वो नीचे आ जाए। ठीक, जहाँ पे वो जगह जहाँ पे रेनी सीजन में पानी एक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब पानी नीचे भर जाता है, वहाँ पे जो घर बनेंगे वो थोड़ा ऊंचे पे बनेंगे। जैसे यहाँ पे नीचे नहीं है, थोड़ा ऊपर घर बनाए गए हैं, ऐसे रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बनाए गए हैं घर। ठीक, फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, हॉट क्लाइमेट रहता है, वहाँ पे कैसे हाउसेस बनते हैं? तो वहाँ मड वॉल्ड, मतलब मिट्टी की दीवारें होती है, थिक मिट्टी की दीवारें होती हैं, और थैच्ड के रूफ होता है, मतलब फूस का, जैसे हिंदी में हम फूस बोलते हैं, उसका रूफ हो, उसकी छत होती है। ठीक, लोकल मटेरियल्स स्टोन, मड, क्ले, स्ट्रॉ, ये सारे यूज़ किए जाते हैं हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक, तो ये हो गया रूरल सेटलमेंट। अब आ जाते हैं अर्बन सेटलमेंट्स में। तो ये द टाउन्स आर स्मॉल एंड द सिटीज़ आर लार्ज अर्बन सेटलमेंट्स। इन अर्बन एरियाज द पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। नेम सम ऑफ द विलेज, टाउन्स एंड सिटीज़ इन योर स्टेट। ठीक है, तो अर्बन सेटलमेंट्स क्या है? जिसमें टाउन आ गए और सिटीज़ आ गए। टाउन छोटे अर्बन सेटलमेंट्स है और जो सिटीज़ हैं वो लार्ज अर्बन सेटलमेंट्स है। यहाँ लोग क्या कर रहे हैं? तो लोग यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज कर रहे हैं। देखो, इन्हीं जो काम लोग वहाँ कर रहे हैं ना, उसके बेसिस पे सेटलमेंट को डिवाइड किया गया है। रूरल एरियाज़ में लोग एग्रीकल्चर वगैरह कर रहे होंगे, एग्रीकल्चर, फिशरीज़, ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे। और जो हमारे अर्बन सेटलमेंट्स होंगे वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस या ट्रेडिंग में एंगेज होंगे ज़्यादा लोग। ठीक है, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हमें दिखेंगी। एंड जो जैसे ईंटों वगैरह की या फिर सीमेंट, इन सब चीज़ों की, मतलब पक्का हाउसेज मिलेंगे वहाँ पे ज़्यादातर पक्का हाउसेज ही मिलेंगे अर्बन सेटलमेंट्स में। ठीक है, तो कैसे घर है, क्या लोग वहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पे रूरल एंड अर्बन हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, फिर अब ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। उससे पहले हम देखें, यहाँ पे कुछ छूट गया था, वो भी कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने साइट को डिफाइन किया था। तो साइट, सेटलमेंट और साइट में डिफरेंस क्या है? देखो, साइट क्या है? द प्लेस वेयर अ बिल्डिंग और अ सेटलमेंट डेवलप्स इज कॉल्ड द साइट। साइट क्या होती है? वो प्लेस जहाँ पे सेटलमेंट डेवलप हुआ है। सेटलमेंट कि वहाँ पे घर वगैरह है तो वो सेटलमेंट है, जहाँ पे ये सेटलमेंट डेवलप हुआ है वो है साइट। ठीक, नेचुरल कंडीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट। आइडियल साइट सेलेक्ट करने, मतलब साइट जहाँ पर हमें सेटलमेंट बनाना है। ठीक है, अब साइट को आइडेंटिफाई करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए क्या नेचुरल कंडीशंस होनी चाहिए? तो पहली चीज़ तो फेवरेबल क्लाइमेट हो, वाटर की अवेलेबिलिटी हो, सुटेबल लैंड हो और सॉइल फर्टाइल हो। ठीक, तो वहाँ पे हम लोग सेटलमेंट्स बनाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने दूसरे सेक्शन पे, जो है हमारा ट्रांसपोर्ट। चलो शुरू करते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव। इन द अर्ली डेज इट टूक अ ग्रेट डील ऑफ टाइम to travel long distance. People had to walk and used animals to carry their goods. Invention of the wheel made transport easier. With the passage of time, different means of transport developed, but even today, people use animals for transport. Transport क्या है? Means by which people and goods move. वो तरीका जिससे लोग और जो सामान है वो मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, उसे हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। पहले के दिनों में क्या होता था? ये जो ट्रांसपोर्ट करना एक बहुत बड़ा काम होता था। लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल करना बहुत बड़ा काम होता था। लोग यहाँ पे या तो पैदल चलते थे या तो पैदल चलते थे, और एनिमल्स को यूज़ करते थे सामान को कैरी करने के लिए। ठीक, जब व्हील का इन्वेंशन हुआ ना, उसके बाद ट्रांसपोर्ट ईजियर हो गया, थोड़ा ईजी हो गया। जैसे जैसे टाइम जाता गया वैसे वैसे अलग अलग तरीके के ट्रांसपोर्ट डेवलप होते गए, लेकिन आज भी एनिमल्स को यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक,
जैसे हाउस कार्ड देखो बना है एज ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे हाउस का हॉर्स कार्ड है ये, ठीक। In our country, donkey, mules, bullocks, and camels are common. In the Andes Mountains of South America, llamas are used, as are yaks in Tibet. The early traders from other countries used to take several months to reach India. They took either the sea route or the land route. Aeroplanes have made travel faster. Now it takes only 6 to 8 hours to travel from India to Europe. Modern means of transport thus saves time and energy. हमारे जो कंट्री में इंडिया में डोंकी हो गया, म्यूल, बुलॉक, कैमल, ये सारी चीज़ें कॉमन है, ये सारे एनिमल्स कॉमन है। एंडीज माउंटेन्स जो साउथ अमेरिका में पड़ते हैं वहाँ पे लामास कॉमन है। वैसे तिब्बत में देखें तो याक्स कॉमन है, ठीक। पहले के समय में जब ट्रेडर्स आते थे ना अदर कंट्री से इंडिया में, तो उनको कई सारे महीनों लग जाते थे इंडिया पहुंचने में, ठीक। वो या तो सी रूट लेते थे या तो लैंड रूट लेते थे। जब से एरोप्लेन का इन्वेंशन हुआ तब से ट्रेवल फास्टर हो गया। अब इंडिया से यूरोप के बीच का जो रास्ता है ना वो 6 से 8 घंटे में कवर हो जाता है। तो मॉडर्न जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मॉडर्न जो तरीके हैं ट्रांसपोर्ट के, उससे क्या सेव होता है, एक तो टाइम, दूसरी एनर्जी, ठीक। ये दोनों चीज़ सेव करता है मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे द 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हैं? रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। तो 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, जिसमें रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज आता है। एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं रोडवेज पर। द मोस्ट कॉमनली यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज आर रोड्स। दे कैन बी मेटल्ड पक्का और अनमेटल्ड कच्चा। द प्लेन्स हैव अ dense network of roads. Roads have also been built in terrains like desert, forest, and even high mountains. Manali Leh Highway in the Himalayan mountains is one of the highest roadways in the world. Roads built underground are called subways or underpaths. Flyover are built over raised structures. तो जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तरीका है ट्रांसपोर्ट का, स्पेशली शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, छोटे से रास्ते को कवर करने के लिए, तो वो क्या है? रोड मेटल्ड भी हो सकती है, मतलब इस टाइप की पक्के रोड्स भी होते हैं, मेटल्ड रोड्स भी होते हैं, और इस टाइप के कच्चे रोड्स अनमेटल्ड रोड्स भी होते हैं, ठीक। जो प्लेन एरिया होता है जहाँ पे हमें फ्लैट लैंड अवेलेबल होगा तो वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा नेटवर्क होगा रोड का। वैसे रोड हमारे और भी टेरेन में, मतलब डेजर्ट में, फॉरेस्ट में और माउंटेन्स में भी बनाए जाते हैं, जैसे कि मनाली लेह हाईवे जो हिमालयन माउंटेन्स में बना है, ये वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवे है इन द वर्ल्ड का, ठीक। और जो रोड्स अंडरग्राउंड बन रहे हैं, मतलब जो ज़मीन के नीचे रोड्स बनाई जा रही हैं, उनको हम सबवेज या अंडरपाथ कह रहे हैं। और जो किसी रेज स्ट्रक्चर के ऊपर बनाया जा रहा है उसे हम फ्लाईओवर कहते हैं। जैसे नीचे हमारी रेलवे लाइन है, उसके ऊपर कोई रोड बन गई, वो फ्लाईओवर है। या फिर ऐसे कुछ किसी रेज स्ट्रक्चर के ऊपर बनाया जा रहा है तो उसे हम फ्लाईओवर कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रहे हैं कि देर आर सेवरल नेशनल एंड स्टेट हाईवेज इन इंडिया। द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंडिया इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेसवेज। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। कह रहे हैं सेवरल नेशनल एंड स्टेट हाईवेज हैं इंडिया में। लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, अब एक्सप्रेसवेज डेवलप किए जा रहे हैं। जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को कनेक्ट करता है, ठीक। अब आते हैं रेलवेज पर। द रेलवेज कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज quickly and cheaply. The invention of the steam engine and the industrial revolution helped in speedy development of rail transport. Diesel and electric engines have largely replaced the steam engines. In places, superfast trains have been introduced to make the journey faster. The railway network is well developed over the plain areas. Advanced technological skills have enabled laying of railway lines in difficult mountain terrains also. But these are much fewer in number. Indian railway network is well developed. It is largest in Asia. रेलवेज जो है वो हैवी गुड्स को कैरी करता है और लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली, मतलब जल्दी से और कम पैसों में पहुंचा देता है, ठीक। जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, तो उसने रेल ट्रांसपोर्ट के डेवलपमेंट में बहुत अच्छे से हेल्प किया कि स्पीडी डेवलपमेंट हुआ, बहुत जल्दी से डेवलप हुआ हमारा रेल ट्रांसपोर्ट स्टीम इंजन के इन्वेंशन के बाद। डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन ने यहाँ पे स्टीम इंजन को रिप्लेस कर दिया। सुपर फास्ट ट्रेन्स
इंट्रोड्यूस हुई, जिसने जर्नी और फास्ट कर दी, ये और स्पीड में चलती हैं। रेलवे नेटवर्क जो है वो प्लेन एरियाज़ में ही वेल डेवलप्ड होता है, ठीक। जैसे वहाँ रेलवे लाइन बिछाने के लिए भी हमें प्लेन फ्लैट लैंड चाहिए, तो ये भी प्लेन एरिया में अच्छे से डेवलप हो पाएगा। एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्किल्स ने क्या किया, रेलवे लाइंस को मॉडर्न जो माउंटेन टेरेन्स हैं वहाँ पे भी रेलवे लाइंस बनाई गई। हमारी टेक्नोलॉजिकल स्किल थोड़ी एडवांस हुई उसके बाद, ठीक। लेकिन कम ही बनी, बहुत ज़्यादा नहीं बना पाए, कम ही बना पाए वहाँ पर। इंडियन रेलवे नेटवर्क जो है वो वेल डेवलप्ड है, इस लार्जेस्ट है एशिया में, जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है ना उसमें लार्जेस्ट है इंडियन रेलवे, ठीक। यहाँ देखिए तो जो द ट्रेन है जिनिंग टू लासा, ये 4000 मीटर के अल्टीट्यूड पर रन करती है और इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है वो 5072 मीटर है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्लैट लैंड पे ही या सिर्फ सी लेवल जो है वहीं पे ट्रेन चलती है। ट्रेन थोड़ा माउंटेनियस रीजन में भी बनी है, लेकिन नंबर उसका कम है, ठीक। और सबसे लंबी ट्रेन देखें, लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम देखें तो ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग वेस्टर्न रशिया से व्लादिवोस्तोक पैसिफिक कोस्ट पे, ये देखो ये रशिया है हमारा, रशिया का ये सेंट पीटर्सबर्ग है, यहाँ से ये रेलवे लाइन है और यहाँ पे व्लादिवोस्तोक जो ईस्टर्न साइड में है, पूरा ईस्टर्न कह दो कि ईस्टर्न कोस्ट पे पड़ता है रशिया के, इसको पूरा कनेक्ट करता है। ये लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है हमारा, ट्रांस साइबेरियन रेलवे इसका नाम है, ठीक। अब आते हैं वाटरवेज पे, तीसरा ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाटरवेज। यू हैव ऑलरेडी लर्नड दैट सिंस अर्ली डेज वाटरवेज वर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। वाटरवेज आर द cheapest for carrying heavy and bulky goods over long distances. They are mainly of two types, inland waterways and sea routes. क्या बोल रहे हैं कि अभी हमने पहले भी देखा कि जो अर्ली डेज में सब क्या यूज़ करते थे, वाटरवेज यूज़ करते थे, या तो वो लैंड रूट देखेंगे या तो वो सी रूट जाएंगे ना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटरवेज यूज़ करते थे। वाटरवेज क्या है, चीपेस्ट है, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स हैं उसमें से सबसे सस्ता है ये वाटरवेज। और ये मतलब हैवी गुड को, बल्कि गुड को, जो ज़्यादा सामान है उसको कैरी करने के लिए सबसे सस्ता पड़ जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस हमें पहुंचाना है कोई सस्ता सामान, तो कोई ज़्यादा सा सामान, तो ये जो वाटरवेज है ये सबसे सस्ता पड़ जाता है। ये दो तरीके के हैं, एक तो इनलैंड वाटरवेज और दूसरा सी रूट, ठीक। इनलैंड वाटरवेज का मतलब क्या है कि जो हमारे रिवर सिस्टम में जो हम रिवर को हम जो यूज़ करते हैं, उस रिवर्स के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वो इनलैंड हो गया, और सी रूट मतलब सी के थ्रू जो हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं वो सी रूट्स हो गए, ठीक है। नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनलैंड waterways are the Ganga Brahmaputra river system, the Great Lakes in North America, and the river Nile of Africa। क्या बोल रहे हैं, जो नेविगेबल रिवर एंड लेक्स है, मतलब जहाँ पे हम जो अपने शिप्स वगैरह ले जा सकते हैं, उनको मूव करा सकते हैं, वो जो रिवर्स एंड लेक्स होती हैं उनको हम इनलैंड वाटरवेज के जैसे यूज़ करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में देखें तो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हो गया, नॉर्थ अमेरिका में ये ग्रेट लेक्स हो गए, अफ्रीका में रिवर नाइल हो गई, ये सारी जो है ये सारी इनलैंड waterways हैं। Sea routes and oceanic routes are mostly used for transporting merchandise and goods from one country to another. These routes are connected with the ports. Some of the important ports of the world are Singapore and Mumbai in Asia, New York, Los Angeles in North America, Rio de Janeiro in South America, Durban and Cape Town in Africa, Sydney in Australia, London and Rotterdam in Europe. Can you name some more ports of the world? तो यहाँ पे अब दूसरा जो है हमारा सी रूट्स, उसमें सी रूट और ओशनिक रूट जो है ये कॉमन है, किसके लिए, मर्चेंडाइज को एक्सपोर्ट करना है या गुड्स को एक्सपोर्ट करना है कहाँ से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो उसके लिए हम सी रूट या ओशनिक रूट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ये रूट्स पोर्ट्स से कनेक्टेड होते हैं, जिससे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट वर्ल्ड के बताए हैं इन्होंने, वर्ल्ड के, जिसमें एशिया में सिंगापुर मुंबई हो गया, नॉर्थ अमेरिका में न्यूयॉर्क एंड लॉस एंजल्स हो गया, साउथ अमेरिका के रियो डी जेनेरियो, फिर यहाँ पे अफ्रीका में डरबन, केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया का सिडनी, यूरोप का लंदन एंड रोटरडैम। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट के, ठीक। उसके अलावा और कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है बताइए आप, ठीक है। ऐसे ये हो गया इनलैंड वाटरवे, इनलैंड वाटरवे कोई रिवर है उसके थ्रू यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है किसी चीज़ को या लोगों को। अब आते हैं एयरवेज। दिस इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट
developed in the early 20th century. It is also the most expensive due to high cost of fuels. Air traffic is adversely affected by bad weather like fog and storms. It is the only mode of transport to reach the most remote and distant areas, especially where there are no road and railways. Helicopters are extremely useful in most inaccessible areas and in time of calamities for rescuing people and distributing food, water, clothes and medicines. Some of the important airports are Delhi, Mumbai, New York, London, Paris, Frankfurt and Cairo. तो यहाँ पे कह रहे हैं जो ये एयरवेज है ना, ये फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो कि 20th सेंचुरी अर्ली 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ। ठीक है, ये मोस्ट एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि इसका जो फ्यूल है ना वो बहुत कॉस्टली है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक, एयर ट्रैफिक जो है वो अफेक्ट हो जाती है वेदर, अगर बैड वेदर है, फॉग है, स्टॉर्म आया, उसकी वजह से जो एयर ट्रैफिक है वो अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, अफेक्ट होती है। ये सिर्फ अकेला मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो बहुत ही ज़्यादा रिमोट एरिया में, मतलब जहाँ पे इनएक्सेसिबल एरिया है या डिस्टेंट एरिया है, जहाँ पे रोड या रेलवे नहीं जा सकती है, वहाँ पे एयरवेज जो है वो पहुंच सकता है। हेलीकॉप्टर्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं उन एरियाज़ में पहुंचने के लिए जो इनएक्सेसिबल हैं, या फिर कोई कैलेमिटी आया, कोई आपदा आई, उसके समय पे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, या फूड, वाटर, क्लॉथ, मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक, हमारे हेलीकॉप्टर्स बहुत यूज़फुल होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स के नाम दिए इन्होंने, जैसे दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और कैरो। ठीक, तो ये है हमारा हेलीकॉप्टर। अब आते हैं कम्युनिकेशन पर। ठीक है, communication is the process of conveying message to others. With the development of technology, humans have devised new and fast modes of communication. एक फिगर जो 7.10 है वो एक्सप्लेन करता है इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन है एक दूसरे को मैसेज जो है उसको कन्वे करने का, मतलब एक दूसरे को मैसेज ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस है उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को पहुंचाने का जो प्रोसेस है उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, लोगों ने नए तरीके अपनाए, फास्टेस्ट तरीके अपनाए कम्युनिकेशन के, है ना। यहाँ पे 7.10 जो है ये इवोल्यूशन, मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे वो आज तक आया, आज वाले कंडीशन में आया, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कि ये देखो, पहले लोग एक दूसरे को आपस में वहाँ तक जाके बताते थे, फिर ये तरीका आया, कोई भी अगर जैसे राजा हैं उनको कुछ भी अनाउंस करना है तो एक आता था वो विलेज के चौपाल पे, और वो ऐसे ड्रम बजाता था, सारे लोग इकट्ठा हो जाते थे और वो राजा का जो भी संदेश है वो उसको पहुंचा देते थे। ठीक, फिर हमारा पोस्ट ऑफिस आया, एक डाकिया डाक लेके आया, है ना, चिट्ठी का ज़माना आया। फिर न्यूज़पेपर्स आने लग गए, न्यूज़पेपर, बुक, इसके थ्रू लोग कम्युनिकेशन करने लग गए, इसके थ्रू हमें जानकारियाँ मिलने लग गई। आज तो बहुत सारे तरीके हैं, है ना। टीवी हो गया, फिर सिनेमा हो गया, टेलीफोन, लैपटॉप, मोबाइल, अब तो सैटेलाइट के थ्रू भी कम्युनिकेशन होता है। ठीक, तो ये सारे तरीके हैं कम्युनिकेशन के। यहाँ से शुरू हुआ और आज हम यहाँ पे इस वाले में हैं। आज हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं एक दूसरे से बात करने का, ठीक, एक दूसरे की जानकारी लेने का। चलो आगे पढ़ते हैं। द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ ब्रॉट अबाउट एन इंफॉर्मेशन revolution in the world. Different modes of communication are used to provide information, to educate, as well as to entertain. Through newspapers, radio, and television, we can communicate with a large number of people. They are therefore called mass media. The satellites have made communication even faster. Satellites have helped in oil exploration, survey of forest, underground water, mineral wealth, weather forecast, and disaster warning. Now we can send electronic mails or emails through internet. Wireless telephonic communications through cellular phones have become very popular today. Internet not only provides us with worldwide information and interaction, but has also made our lives more comfortable. Now we can reserve tickets for railways, airways, and even cinemas and hotels sitting at home. With this kind of interconnectivity of people, services, and institutions across the world, we are a large global society. ओके, चलो पढ़ लेते हैं इसको। क्या बोल रहे हैं ये कह रहे हैं कि
जो कम्युनिकेशन की फील्ड है उसमें एडवांसमेंट जो हुआ है उसे हम कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन। वो किसके बारे में बताता है? वो इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन के बारे में बताता है। बहुत सारे तरीके आ गए कम्युनिकेशन के जो कि लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, एजुकेट करता है और साथ में इंटरटेन भी करता है। जैसे न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, इसके थ्रू हम एक लार्ज नंबर ऑफ लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना? तो इसे क्या बोलते हैं? इसे हम मास मीडिया बोलते हैं। हमारा न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न ये क्या है? ये मास मीडिया है, क्योंकि ये मास से कनेक्ट करता है, हमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल से कनेक्ट करता है। सैटेलाइट जो है ये भी हमें कम्युनिकेशन देते हैं और ये हमें इवन फास्टर कम्युनिकेशन जो हमारा जो हमारा कम्युनिकेशन है वो फास्टर बनाता है सैटेलाइट। सैटेलाइट उसके अलावा हेल्प करता है ऑयल एक्सप्लोरेशन में, है ना? ऑयल को अगर एक्सप्लोर करना है, ढूंढना है, फॉरेस्ट का सर्वे करना है, अंडरग्राउंड वाटर को सर्वे करना है, मिनरल वेल्थ हो गया, वेदर का फोरकास्ट करना है, डिजास्टर वार्निंग देनी है, तो उसके लिए भी सैटेलाइट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, ईमेल्स भेज सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। जो वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है, सेलुलर फ़ोन, हमारे मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू जो वायरलेस वायर नहीं लगता और ऐसे ही हमने कॉल किया और वहाँ तक कॉल पहुँच गई, वो आज बहुत पॉपुलर हो चुका है। इंटरनेट सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन या इंटरेक्शन ही प्रोवाइड नहीं कराता है, हमारे लाइफ को बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी बना दिया है इसने, है ना? इंटरनेट ने, जैसे हम रेलवे के टिकट्स हो गए, एयरवेज, इवन सिनेमा, होटल के टिकट हम घर में बैठे बैठे ही रिजर्व कर सकते हैं। इस टाइप का जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ना, इंटरकनेक्टिविटी है जो लोगों की, सर्विसेज की, इंस्टीट्यूशंस की अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, वो एक बनाती है, वो हमें एक लार्ज ग्लोबल सोसाइटी बनाती है, पूरे वर्ल्ड से हमें कनेक्ट करती है, एक लार्ज ग्लोबल सोसाइटी बना देती है ये हमको। ठीक, जैसे ये देखो यहाँ पे उन्होंने मेजर पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे हम इंडिया में आए, अपने इंडिया में देखें तो ये जो हमारे ऑरेंज वाले हैं ये एयरपोर्ट्स हैं और सी रूट्स ब्लू से दिए हुए हैं। जैसे हम अभी पहले एयरपोर्ट्स देखते हैं तो यहाँ पे न्यू दिल्ली हो गया, उसके अलावा मुंबई, कोलकाता, यहाँ पे पाकिस्तान में जाओ कराची, चेन्नई, नीचे कोलंबो, ऐसे बहुत सारे हैं। वैसे ही हम सी रूट्स की बात करें तो मुंबई, चेन्नई, कोलंबो, कोलकाता, ये सारे हमारे सी रूट्स भी हैं। ठीक, तो ये मेजर सी रूट्स एंड एयरपोर्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, सी पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स दिए हुए हैं। दिस इज़ द एक्सरसाइज एंड यहीं पे चैप्टर ख़त्म होता है। एक्सरसाइज आप करिएगा, अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।